Hello students, welcome to the statistics lectures. We are starting with semester 2 unit 1, and unit 1 there are two chapters. One is correlation and second is regression. We are starting with first chapter, which is correlation. Let's do the introduction. अच्छा, कोरिलेशन वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि देर आर टू वर्ड्स इन दिस कोरिलेशन. वन इज को एंड सेकंड इज रिलेशन. सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की बात होती है तब कोरिलेशन काम आता है. Even regression also, but here, right now we are focusing on correlation. We'll come to regression once we'll take that chapter. Okay, so correlation में जब दो variables है, दोनों variables के बीच में कोई relationship है, यानी कि जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, दैट इज जनरल रिलेशनशिप. सो इफ दैट इज अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हमें पता चलता है कोरिलेशन से. Let's read the meaning. Correlation means cause and effect relationship. Cause एक चीज है, एक वेरिएबल है जो cause है, जिसका इफेक्ट हमें दूसरे वेरिएबल पे देखने को मिलता है, and that's why there is cause and effect relationship between two variables such that change in the value of one variable, यानी कि मान लो कि प्राइस में अगर चेंज होता है, one variable which is price, तो अगर प्राइस में चेंज होता है, results in corresponding changes in the value of other variable, यानी कि उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल which is demand में भी चेंज होगा. सो प्राइस एंड डिमांड आर द एग्जांपल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन, जिसमें प्राइस एंड डिमांड के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस और प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. वैसे ही एक और एग्जांपल है इनकम एंड एक्सपेंस. तो अगर किसी बंदे का इनकम बढ़ता है तो साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे इन जनरल टेंडेंसी. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस ऑल्सो. तो इस तरीके के जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हमें मेजर करना है तो दैट इज कोरिलेशन. लेकिन अभी तक हमने जितना भी कोरिलेशन के बारे में बात किया, उसमें सभी जगह पे हमने सिर्फ यही बात किया कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग है या वीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर प्राइस, किसी चीज का प्राइस 10 रुपए से बढ़ता है तो उसकी डिमांड की यूनिट्स में कितने यूनिट कम होगा, तो अगर आपको नंबर में आंसर पूछा जाए तो उसका आंसर कैसे मिल सकता है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द एग्जांपल. और वो जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन को बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सो बेसिकली अभी तक हमने दो टर्म्स देखी, वन इज कोरिलेशन एंड सेकंड इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट. जो कोरिलेशन था उसमें सिर्फ हमें इतना पता चलता था कि दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. सो इट इज ओनली क्वालिटेटिव मेजर. लेकिन जब नंबर्स में हमें आंसर चाहिए तो इट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट which is also denoted as R. So अगर बेसिकली बोला जाए तो कोरिलेशन इज क्वालिटेटिव मेजर, जबकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज क्वांटिटेटिव मेजर. एंड ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका जो आंसर आएगा, वो आंसर का रेंज जो है वो -1 से +1 के बीच में ही आएगा. कभी भी आपका आंसर -1 से कम नहीं हो सकता या +1 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता. अच्छा, इस पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू लुक एट टू मेथड्स. वन इज स्कैटर डायग्राम मेथड एंड सेकंड इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन मेथड. लेट्स सी फर्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड. स्कैटर डायग्राम मेथड में अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो तो मैंने कुछ 7 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं जिसका एक्सप्लेनेशन है, उसके वैल्यूज है और डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं. लेट्स फोकस्ड फर्स्ट ऑन डायग्राम नंबर 1, 3 एंड 5. ऑड नंबर ऑफ डायग्राम्स. अभी 7, डायग्राम नंबर 7 को छोड़ देते हैं. फर्स्ट, 3 एंड 5, अगर ये तीनों डायग्राम देखो तो ये तीनों डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हम लोग ये बोल सकते हैं. लेट्स अज्यूम जैसे डायग्राम ड्रॉ किया है तो उसमें y एक्सिस एंड x एक्सिस, दो एक्सिस हैं, तो x एंड y आर टू वेरिएबल्स और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमने बीच में लाइन ड्रॉ की है, डॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं. सो ये x एंड y दो वेरिएबल्स के बीच में जब पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो हमें अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम्स मिलेंगे, जैसे कि डायग्राम नंबर 1, 3 एंड 5. अगर x एंड y टू वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम्स मिलेंगे, व्हिच इज डायग्राम नंबर 2, 4 एंड 6. नाउ लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट टू डायग्राम्स. पहले दो डायग्राम देखो तो उसमें जो लाइन है वो दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन है. वन इज अपवर्ड स्लोपिंग, सेकंड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. So when line is straight line, we can say that there is perfectly positive correlation.
और परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। डायग्राम नंबर 3 एंड 4 देखो तो उसमें अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन तो हमें दिख रही है, लेकिन लाइन इज नॉट स्ट्रेट लाइन। बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो परफेक्ट कोरिलेशन, देयर इज हाई डिग्री। बिकॉज स्ट्रेट लाइन से थोड़ा कम, थोड़ा वेवी है, इसलिए हाई डिग्री कोरिलेशन हम लोग बोल सकते हैं। वैसे ही अगर आप डायग्राम नंबर 5 एंड 6 देखो तो कुछ ज्यादा ही वेवी लाइंस हमें दिखाई दे रही है। वन इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड सिक्स्थ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। So because it is very wavy, so it is not perfect correlation, it is not high degree correlation, it is low degree correlation. So 5 and 6 जहाँ पे लाइन ज़्यादा wavy है, that is low degree correlation. अच्छा, if you see diagram number 7 तो हमें कोई लाइन नहीं दिख रही है, वैसे ही हैफेजार्ड सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, and that's why we can say that x and y don't have any correlation. That means there is no linear correlation between x and y in example number in diagram number 7, and that's why because there is no correlation, तो इन दोनों का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो r का आंसर आएगा 0, there is no correlation. So when there is no correlation, r will be 0. अच्छा, again let's see the first diagram and second diagram. Because there was perfect correlation, तो r का आंसर जो है वो +1 या -1, यानी कि if there is perfect correlation you will get the answer of 1. अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ डायग्राम जो है उसमें हाई डिग्री कोरिलेशन, यानी कि एक से ज्यादा नजदीक में हमें वैल्यूज मिलती हैं, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू हैव द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 0.5 टू 1 या फिर -0.5 टू -1, इसके बीच में अगर आंसर मिलता है तो देन देयर इज हाई डिग्री कोरिलेशन। और अगर आपका आंसर 0 से ज्यादा नजदीक है, यानी कि इफ यू गेट आंसर फ्रॉम 0 टू 0.5 और 0 टू -0.5, then we can say that there is low degree of correlation. Now let's see second method, which is Karl-Pearson's correlation coefficient. Before we see the formulas of correlation coefficient, first we need to understand the formula of covariance of x and y. So the formula of covariance of x and y is sigma x minus x bar y minus y bar upon n. Because we are going to use this formula for the first two formulas of correlation coefficient. So it is important for you to remember the formula of covariance of x and y. अच्छा, now we are looking at the 5 formulas of correlation coefficient. अगर ये 5 फॉर्मूला वाला टेबल देखो तो इस टेबल में बिकॉज देयर आर 5 फॉर्मूलाज, तो ऑलवेज ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का। तो उसके आंसर में यू हैव टू लुक एट द सेकंड कॉलम ऑफ द टेबल, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कौन सा इंफॉर्मेशन है उस पे बेस करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का वैल्यू दिया है, we'll use first formula which is r equals to covariance of x and y upon standard deviation of x, standard deviation of y. सेकेंड फॉर्मूला देखो कि अगर आपको क्वेश्चन में सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये पूरा एक ही टर्म है, इसका वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का वैल्यू दिया है। अच्छा, ये भी देखो कि सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार पूरा जो टर्म है which we have seen in formula of covariance of x and y, ऊपर जो फॉर्मूला देखा उसमें ये था। So basically the formula for second formula is r equals to sigma x minus x bar y minus y bar upon n. सिर्फ यहीं पे मैं रुक रहा हूँ, अगर इतना ही फॉर्मूला देखो तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और उसको अगर फर्स्ट फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो तो सिर्फ बाकी क्या रहता है डिनोमिनेशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो बेसिकली सेकंड फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n into standard deviation of x, standard deviation of y. Now we are on formula number 3 and 4, which are important formula for long examples. अगर आपको क्वेश्चन में x सीरीज एंड y सीरीज दिया है, व्हाट इज x सीरीज एंड y सीरीज, यानी कि x और उसके नीचे x की वैल्यूज दी है, सपोज 1 2 3 4 5, y और y की वैल्यूज दी है 10 20 30 40। तो इस तरीके से अगर सीरीज दी है तो ऐसे एग्जांपल्स के लिए थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला काम लगेगा। अगर x सीरीज एंड y सीरीज की जो वैल्यूज दी है वो वैल्यूज 20 से कम वाली वैल्यूज है, विल यूज थर्ड फॉर्मूला, एंड इफ दिस वैल्यूज आर ग्रेटर देन 20 विल यूज फोर्थ फॉर्मूला। हालांकि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट ये हमने रूल बनाया है ताकि एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। It will be very clear in our mind if values are less than 20 we'll use third formula, if values are greater than 20 we'll use fourth formula, that's it.
Let's see the third formula. R equals to n sigma xy minus sigma x into sigma y upon root n sigma x square minus sigma x the whole square into root n sigma y square minus sigma y the whole square. Now let's see the fourth formula. अच्छा, थर्ड फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाती है तो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर फोर्थ फॉर्मूला. सिर्फ इतना ही याद रखना है कि थर्ड फॉर्मूला में जहां जहां पे भी सिग्मा आता है, सिग्मा के बाद हमें डी लिखना है एंड यू विल गेट द फोर्थ फॉर्मूला. अच्छा, लेट्स सी द फोर्थ फॉर्मूला. इट इज सिग्मा n sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy upon root n sigma dx square minus sigma dx the whole square into root n sigma dy square minus sigma dy the whole square. Now fifth formula. अगर आपको क्वेश्चन में sigma x minus x bar y minus y bar sigma x minus x bar square and sigma y minus y bar square की वैल्यूज दी है, you will use fifth formula. The formula is r equals to sigma x minus x bar y minus y bar upon root sigma x minus x bar square into root sigma y minus y bar square. अच्छा, इन फॉर्मूलाज को आपको लिखना है नोटबुक में, सो पॉज द वीडियो, राइट द फॉर्मूलाज. नाउ वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट examples. Okay, so there are 6 examples that we are going to calculate here. Example number 1 देखो पेज नंबर 9 पे. A prognostic test in mathematics was given to 10 students. What is this 10? And so n is 10. आगे देखो, to bring course in statistics, the scores which is x in that test were examined in the relations to score which is y in the final examination in statistics. यानी कि x and y there are two series. The following results were obtained और results आपको दिए हैं which is sigma x बोलो कितना है 71, sigma y 70, sigma x square 555, sigma y square 526, sigma xy 527. अच्छा, based on this which formula is to be used? थर्ड फॉर्मूला. चलो कोई मुझे बताएगा थर्ड फॉर्मूला क्या है? जल्दी हम बोल. n sigma xy r equals to n sigma xy sigma xy minus sigma x minus sigma into x y into sigma y upon root n sigma x square n sigma x square minus sigma x the whole square minus sigma x whole square upon n sigma y sorry square root n sigma y y square minus sigma y the whole square. ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं. n is 10 into sigma xy which is 527 minus sigma x 71 into 70 upon root n 10 into sigma x square which is already given 555. यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, सिग्मा x स्क्वायर करना है तो सिग्मा x का स्क्वायर कर लेते हैं. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, इट इज x स्क्वायर जिसका टोटल किया हुआ है which is 555 minus sigma x the whole square यानी कि 71 whole square root sigma y n which is 10 into sigma y square 526 minus sigma y whole square that is 70 square 5270 minus 70 4970 upon root 5550 minus 5041 into root 5260 minus 4900. So numerator will be 300 upon after root. 22.56 into 5260 and minus 4900 root
18.97. So 300 upon 427.96. So the answer is 0.7. 0.70 is your R. अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, if your answer is, everyone please pay attention, if your answer is 0.7, my first question, it is positively correlated or negatively correlated? Positive. अच्छा, it is high degree, low degree or perfectly positively? High degree, because it is greater than 0.5, less than +1. So it is high degree positive correlated. Okay? इसके नीचे कमेंट लिखना है, X and Y have high degree positive correlation. Pause the video. Now we are on example number 2. Calculate correlation coefficient from the following results. हमें results दिए हैं और directly पूछा है correlation coefficient find करो. They have given you n equals to 10. Summation of x minus 14 square is 180. Summation of y minus 15 square is 215. And summation of x minus 15 y minus 14 is given 60. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि x minus 14 and x minus 15. So from this we can say that x bar will be 14 and y bar will be 15. समझ में आ रहा है? तभी जाके अपना ये इंफॉर्मेशन x minus x bar square and y minus y bar square summation of x minus x bar y minus y bar बनेगा. क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है? So we are assuming that this 14 and 15 given are actually arithmetic means. Okay, from this which formula is to be used? Fifth formula. चलो fifth formula कौन बोलेगा? Anyone? Raise your hand. चलो त्रिलोक. R equals to summation of x minus x bar into y minus y bar upon root sigma x minus x bar whole square y minus y bar whole square. Easy. We have all these three numbers. Summation of x minus x bar y minus y bar is given here, which is 60. So we'll write 60 upon root sigma x minus x bar square is given, which is 180 into under root sigma y minus y bar square 215. So it is 60 upon 180 root 180 का root 13.41 into 66. Okay, so it is 60 upon 196.59. So the answer is 0.30. चलो कोई मुझे बताएगा, रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करके मुझे आंसर देना है, ये किस तरीके का कोरिलेशन है? मुनमुन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव. इट इज हाई डिग्री और लो डिग्री? लो डिग्री. व्हाई इट इज लो डिग्री? बिकॉज इट इज लेस देन 0.5. सो यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि x and y have low degree positive correlation. Pause the video. Okay, now we are on example number 3. If coefficient of correlation, that is R, ठीक है, R of x and y is 0.32. So R का वैल्यू दिया है which is 0.32
and their covariance is 7.86. so covariance का वैल्यू दे दिया है 7.86. अच्छा covariance सिर्फ एक ही फॉर्मूला में आता था, कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला. so by default we have to use first फॉर्मूला, वो तो समझ में आ गया. आगे देखो, the variance of x is 10. अच्छा what is variance? standard deviation का square. so basically they have given you standard deviation square of x which is 10. so from this we'll need standard deviation of x. तो 10 का रूट करना पड़ेगा 3.16 will be your standard deviation of x. और आपको पूछा है standard deviation of y फाइंड करो. चलो फर्स्ट फॉर्मूला रखते हैं, r equals to, चलो फॉर्मूला कौन बोलेगा? रेज योर हैंड. फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हें covariance xy upon covariance xy upon standard deviation x into standard deviation standard deviation of y. In this case we have the value of r which is 0.32 equals to covariance का वैल्यू भी अवेलेबल है 7.86 upon standard deviation of x अभी हमने फाइंड किया 3.16 into standard deviation of y which is missing. अब अगर इसमें देखिए आप कैलकुलेशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वो सामने जाएगा तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. सेम वे 0.32 जो है वो यहाँ पे एक्चुअली न्यूमरेटर में है, सामने जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो बाय रीअरेंजिंग विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 7.86 upon 3.16 into 0.32. So 7.86 upon. So standard deviation of y is 7.78. Pause the recording. We are on example number 4. From the following data, compute coefficient of correlation and interpret it. तो correlation coefficient find करना है, उसको interpret करना है. जहाँ पे information में आपको n दिया गया है, x bar y bar यानी कि arithmetic mean दिया है, standard deviation of x, standard deviation of y दिया है. उसके बाद जो language दिया है sum यानी कि summation of square यानी कि किसी का square करना है, sum of square of deviation from mean. deviation मतलब कि difference from mean, that means it is x minus x bar. so basically they have given you summation of x minus x bar square and summation of y minus y bar square. ये दो values दिए हैं and last में दिया है sum of product. अच्छा sum यानी कि summation, product यानी कि multiplication, जैसे कि ये दो bracket के बीच में multiplication का relation है. so product of deviation of x and y, तो x का deviation and y का deviation from their respective means. तो x का deviation from its mean and y का deviation from its mean. तो अगर इस लैंग्वेज को आप इंटरप्रेट करो तो you'll get summation of x minus x bar y minus y bar. अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था जब हम लोग एग्जांपल्स देख रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वहां पे मैंने आपको बोला था, everyone please pay attention, this is new point. मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सेकंड एंड फिफ्थ दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है, but we'll use second formula because वो किसी और एग्जांपल में यूज नहीं होती. but what if this 2n are different? अगर ये दो n different होते जैसे 15 and 25, then you will have only one option which is formula number 5. because formula number 5 एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे n यूज नहीं होता है, बाकी के जो इंफॉर्मेशन है उससे फॉर्मूला 5 ही यूज करना पड़ता. बट यहाँ पे बिकॉज दोनों का n सेम है इसीलिए हम लोग सेकेंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज n अलग होता तो सेकेंड फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं था. क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, ठीक है. चलो अब कैलकुलेट करते हैं. विल यूज सेकेंड फॉर्मूला r इक्वल्स टू, चल बेटा फॉर्मूला बोल, सेकेंड फॉर्मूला सिग्मा x माइनस x बार into y minus y bar upon n into standard deviation of x, standard deviation of y. Okay, summation of x minus x bar, y minus y bar, which is given 122 upon n 15 into standard deviation of x 3.01 into 3.03. 122 upon 136.80. 1
36.80. 0.8. So answer of R is 0.89. 0.89. चलो इसको इंटरप्रेट कौन करेगा? Anyone who will interpret this? Anyone? चलो. Positive correlation and it has high degree. नीचे comment लिख देना. Okay, now we are on example number 5. To study the effectiveness of an advertisement, a survey is conducted by calling people at random by asking the number of advertisements read or seen in a week and the number of items purchased in that week. यानी कि randomly लोगों को फोन करके पूछा जा रहा है, अच्छा आपने हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट इस वीक में कितनी बार देखा? और फिर वो गिनेगा, अच्छा मंडे को 3 बार, ट्यूसडे को, एंड ही विल आंसर कितनी बार मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा है. फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा आपने इतनी सारी बार एडवर्टाइजमेंट देखा, एक भी बार आइटम परचेस किया? तो बोलेगा हाँ मैंने 3 यूनिट्स परचेस किए, 5 यूनिट परचेस किए, और उस हिसाब से पूरा डेटा यहाँ पे बनाया गया है. अगर आप ये एग्जांपल देखो, नीचे जो टेबल दिया है उसमें आपको बताया है एडवर्टाइजमेंट सी ऑन द रोड एंड नंबर ऑफ आइटम्स परचेज, मतलब कि x एंड y क्लियरली नहीं बोला है, तो वी हैव टू assume that let x be the advertisement seen and y be the number of items purchased. ठीक है, और उसके बाद आपको x and y सीरीज दिया है, इट इज x सीरीज एंड y सीरीज. तो कौन से पॉसिबल फार्मूलाज है? 3 and 4. ये तीन में से एक ये दोनों में से एक फार्मूला यूज होगा, आइदर 3 और 4. अच्छा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि कंपलसरी 3 या 4 में से ही यूज करेंगे. पांचों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट 3 and 4 इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन सबसे कम होता है. ठीक है, सो फॉर अस वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर 3 और 4. अच्छा, हाउ विल यू डिसाइड कि वेदर टू यूज 3 और 4? लेस देन 20. सो ऑल द वैल्यूज आर लेस देन 20, विल यूज फार्मूला नंबर 3. सो फर्स्ट लेट्स राइट द फार्मूला ताकि हमें पता चले कि कैलकुलेट क्या करना है. सो फार्मूला नंबर 3, एनीवन रेज योर हैंड. फार्मूला नंबर 3, क्रीना. साइलेंट बने इधर. and summation xy समेशन xy minus summation summation y in root and summation x square minus summation x square cube बराबर से. वेरी गुड. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. और इस फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या अमाउंट चाहिए वो देख लो. एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए दैट यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. सो n इज 8. ओके, हमें चाहिए सिग्मा xy. एक और चीज चाहिए which is summation of x and summation of y, यानी कि इन दोनों का टोटल चाहिए. ठीक है, फिर summation of x square and summation of y square चाहिए. So we'll start with x square, y square and xy. ये तीन कॉलम्स हमें चाहिए. ठीक है, चलो पहले x का टोटल करते हैं. Summation of x 40, summation of y 48. ठीक है, समेशन ऑफ y इज 48. अब x स्क्वायर करेंगे. x स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर 25 100 16 4 9 49 9 36. y का स्क्वायर 100 144 25 9 4 16 again 16 64. And xy is basically multiplication of x into y. So 5 into 10 50 120 20 6 again 6 28 12
48 और इन तीनों का टोटल भी हमें चाहिए होगा. सो समेशन ऑफ x स्क्वायर 248 समेशन ऑफ y स्क्वायर 378. 378 and summation of xy 90. 290. चलो अब फॉर्मूला में ये सारी चीजें रखते हैं. n is 10 8 I guess 8 into summation of xy 290 minus sigma x which is 40 into sigma y which is 48 upon root n 8 into summation of x square 248 minus summation of x whole square 40 square. Another root n 8 into summation of y square 378 minus summation of y whole square 48 whole square. Okay, चलो 8 into 290 2320 minus 1920 upon root 8 into 248 1984 minus 1600 another root minus 204 400 3 रूट के बाद बोलो 19.60 into 83. So it is 400 525.59. So answer 0.76. अच्छा इसको इंटरप्रेट कौन करेगा? नुपुर. High degree positive correlation. लिख दो. Now we are on example number 6. From the following data, find out correlation coefficient between heights of fathers and sons. तो father and son की height के लिए हमें correlation coefficient find करना है. So let x be the height of father and let y be the height of son. ठीक है. और x series and y series हमें दिया है, so we have written x series and y series. अच्छा, because you have x series and y series, which are two options of the formulas? Formula number 3 and 4. ये चार में, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा. अच्छा, कौन सा यूज होगा? 4. Why 4? Because values are greater than 20, so we'll use formula number 4. चलो formula number 4 कोई लिखवाएगा मुझे? Anyone raise your hand. चलो नूपुर बोल जाए. R equals to n summation dx. अब यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्मूला जो है हमने जो याद किया था वहां पे फॉर्मूला लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग था, बट एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा अलग है और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे ध्यान दो. It is n into summation of dx, but it is not dx, it is d of x and d of y. Because we have two series. अब याद करो सेंट्रल टेंडेंसी में जब हमें सिर्फ x सीरीज दिया जाता था और बोला जाता था कि इनडायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करो, तो x के बाद हम लोग d फाइंड कर लेते थे एंड हम लोग उसको सिर्फ d बोलते थे. बट बिकॉज हियर वी हैव टू सीरीज, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि जो दो d फाइंड करेंगे, वन d फॉर x सीरीज एंड वन d फॉर y सीरीज. सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सी सीरीज के लिए d है? इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं d ऑफ x सीरीज एंड d ऑफ y सीरीज. हमने जो फॉर्मूला याद, मैंने आपको वो जिस तरीके से याद करवाया था वहां पे हमने लिखा था d ऑफ x d ऑफ y. ये सिर्फ याद करने के लिए जरूरी है, बट यहाँ पे तो इसी तरीके से लिखा जाएगा. अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा? यू विल फाइंड d एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद x, व्हिच इज रॉन्ग.
Here you need just d, not d into x. It is d of x. Are you getting it? So it is d of x and d of y. चलो आगे बोलो नोपुर formula. Minus summation of d of x Hmm. into summation of d of y. D of y upon N of summation of d of x square n of summation of d of y square. d of y square minus summation of d of y whole square. And this is the formula. अब इसके ऊपर से क्या क्या कॉलम्स बनेंगे वो डिसाइड करते हैं. So first thing what we required is d of x and d of y दोनों के d फाइंड करने पड़ेंगे. So d of x and d of y, these two things are required. उसके बाद d of x, d of y हो गया. Now we'll need d of x square. So we'll find d of x square. Also we need d of y square and also we need d of x, d of y. This many columns are required and from this onward you can calculate. अब जो d है, how will you find d? x minus a, यानी कि assume mean लेना पड़ेगा, right? Assume mean में क्या लेना है? कोई भी नंबर आप assume mean में ले सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन छोटा करना है, छोटे नंबर्स चाहिए, तो आप इसका मीन फाइंड करो. कैलकुलेटर पे डायरेक्टली मीन फाइंड कर सकते हो. इसका टोटल करके 3, 6, 7, 8. चलो x का मीन फाइंड करो, यानी कि इसका टोटल करो 68. मीन है 68, लिखना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना है. If you will calculate it on calculator, इसका टोटल करके डिवाइड बाय 8 करोगे, you will get 68 which is your mean. And whatever your mean, अगर उसी को आप a assume लोगे या उसके आसपास की वैल्यू को अगर a assume करोगे, तो आपका कैलकुलेशन काफी छोटा हो जाएगा. So for this, though your mean is 68 for x, यहाँ पे ध्यान दो, x के लिए आपका मीन भले ही 68 है, लेकिन अगर मैं a 68 लूंगा तो इसका टोटल 0 आएगा, which is also correct. बट उसमें ये जो एग्जांपल है वो मैं समझा नहीं पाऊंगा. तो I need a positive or negative value for d of x, and that's why I am not taking 68, but I am taking 67 as a. So for d of x it is x minus 67. And for y it is y minus 68. These two values I am taking, but if we take 68 तो that will be more easier. But उसका आंसर 0, इसका टोटल 0 आ जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए अभी, because this is first example. So I want to explain how to calculate example. इसलिए मैं मीन नहीं ले रहा हूँ, मीन के आसपास और एक नंबर ले रहा हूँ. ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं. If it is 67 तो -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 5, and total of this summation of dx is 8. वैसे ही dy कैलकुलेट करेंगे. 67 minus 68, -1, 0, -3, silence, 0, 4, 4, 1, 3, and summation of dy is also 8. Now d of x square, how will you calculate d of x square? So d of x का square करेंगे, so it is -2 square 4. जब इसका square करेंगे तो माइनस साइन निकल जाएगा. 1, 0, 0, 1, 4, 9, 25. Total is d of x square 44. d of y square, that is d of y का square, so 1, 0, 9, 0, 16, 16, 1, 9. d of sigma d of y square is 52, and d of x into d of y, that means multiplication of these two values, d of x into d of y. So -2 into -1, 2, 0, 0, 0, 4, 8, 3, 15. Sigma d of x, d of y is equal to 32. Now we can calculate this in the formula.
and number of observations are 8 into sigma dx dy, which is 32, minus sigma d of x 8 into d of y 8 upon root 8 into sigma dx square 44 minus sigma dx 8 square 8 into sigma dy square 52 minus sigma dy 8 square 8 into 32 56. 256 minus 64 upon 8 into 44 352 minus 64 into root 10 into 416 minus 64. So 192 नीचे after root After 16.97. 16.97 into 18.76. So it is 192 upon 318.36. So answer of R 0.60. चलो इस एग्जांपल में किसी को डाउट? नो? इसको इंटरप्रेट कौन करेगा? बेटा आप इंटरप्रेट करो इसको. स्टैंड अप. Positive correlation and high degree. Very good. It has positive correlation and it has high degree of correlation. Clear हो रहा है सबको? Yes. Are you guys clear? Yes. किसी को डाउट है हाथ ऊपर करें. पक्का समझ में आ रहा है? Okay. 2 मिनट दे दो. Now see example number 7, 8 and 9. ये तीनों एग्जांपल्स इसी तरीके के हैं जो होमवर्क में है, लेकिन इसमें जो assumption लेना है, assume mean जो यहाँ पर हमने 67, 68 assume किया है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ताकि आप घर से जब एग्जांपल करो तो सबके आंसर्स, सबका कैलकुलेशन सेम हो, तो अगर आपका मिस्टेक भी होता है तो फिर वेरीफाई. चलो 16 एग्जांपल नंबर 7 के लिए for x a is 19, for y a is 39. लिख दो. For x a is 19, for y a is 39. For example number 8, for x a is 98, for y a is 95. For example number 9, for x a is 19, 19, for y a is 69. 69 इसलिए लिया है क्या? क्योंकि वो मीन से सबसे नजदीक में है. 69 इसलिए लिया है क्योंकि मीन से सबसे नजदीक में है, तो उसका मीन होगा 68.89. 68.89 होगा मीन, इसलिए हमने 69 एज्यूम किया है. Okay, so you have done these examples and जैसे वीडियो में बात किया था कि I have given you homework three examples in homework, example number 7, 8 and 9. तो ये तीनों example यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं. Pause the video and you can write these examples so that you can calculate it later. Okay, so that's it for the first video of chapter 1. All the best for your preparation. If you have any doubt, you can always contact me on my phone number. You have, if you are a student, you have my contact number. Okay, thank you. Bye.